द वेरी फर्स्ट थिंग इज द सेंट्रल एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है। और वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ साथ उसके पास प्रॉपर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने जरूरी है, क्योंकि ये जितने भी आने वाले लीगेंड्स है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल एटम को प्रोवाइड करेंगे और सेंट्रल एटम के वेरियस ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन करने के साथ साथ वो ये चेक करेंगे कि क्या लीगेंड जो आ रहा है वो लीगेंड स्ट्रांग है या लीगेंड वीक है। एक्चुअली ये जानकारी जो लीगेंड स्ट्रांग है या वीक है, ये जानकारी दे नहीं पाए आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। उन्होंने एक बात बता दी कि दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक होता है जिसके अंदर आपका बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है जिससे बनता है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये आउटर और इनर क्या चीज है, इस आउटर और इनर के बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी। जो मैंने आपको बताया था कि आउटर के लिए आपका जो लीगेंड होता है वो कैसा होना चाहिए, आउटर के लिए लीगेंड वीक होता है, ठीक है। और इनर के लिए जो लीगेंड होता है वो कैसा होता है, इनर के लिए लीगेंड होता है स्ट्रॉन्ग। अब मैं आउटर का आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपके पास आउटर की बात हो रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, 6 लीगेंड्स आए और 6 ने मिलकर क्या बना दी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और इनर में क्या बना रहे हैं ये हाइब्रिडाइजेशन, इनर में यही हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी आपकी d2sp3। तो दोनों का डिफरेंस कैसे आता है, क्यों आता है, ये कारण समझा नहीं पाए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जब मुझे ये पता नहीं है कि ये इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है या ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, तो मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाऊंगा कि कितने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता मुझे। दूसरा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता तो मुझे मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं पता। अगर मुझे मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं पता तो मुझे इसकी शेप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसकी ज्योमेट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी ये इन कारणों की वजह से क्या हो गई थी, फेल हो गई। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ सभी को? बच्चों प्लीज कंफर्म, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो उसके आगे की बात कर लेते हैं। अभी हमें जानकारी बिल्कुल नहीं मिल पाई इस पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरी थ्योरी के अंदर नेचर ऑफ लिगेंड की, ठीक है। अगर नेचर ऑफ लिगेंड पता नहीं है तो फिर इस थ्योरी की कमियां जो हैं इसे कोई ना कोई ठीक करने आएगा। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स आयन, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इसको समझाने के लिए ही बेसिकली आपकी नई थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते हैं CFT, ठीक है। CFT क्या है, क्यों है, मैं क्लियर करता हूँ। ये खाली उन्होंने एग्जांपल दिए होंगे उसको समझाने के लिए, टेट्राहेड्रल हो रही है, लेकिन ये ऐसे समझ नहीं आएंगे। CFT पढ़ेंगे तो उससे अच्छे से समझ आएगा। CFT की बात करता हूँ पहले। देखो CFT है क्या, पहले ये समझाता हूँ CFT के बारे में है क्या, फिर इसका आइडिया ले लेंगे। CFT के हिसाब से हम ये मान के चल रहे थे कि जितने भी आपके डी ऑर्बिटल्स हैं ये डी जनरेट है। ये क्या है, ये डी जनरेट है। एंड व्हाट इज डी जनरेट, जिसकी एनर्जी कैसी होती है, इक्वल होती है। आपने जैसे ही इन डी जनरेट ऑर्बिटल्स के पास लीगेंड्स को लेकर आया, किसको लेकर आए, लीगेंड्स को, लीगेंड्स ने अप्रोच किया ऐसे, तो लीगेंड्स ने अप्रोच किया तो इस डी जनरेट सबशेल के जो एनर्जी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। एवरेज एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अगर एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इनकी शेप की वजह से ये दो हिस्सों में टूट गए। एक हिस्सा कहलाया T2G और एक हिस्सा कहलाया EG। ये क्या है, क्यों है, समझाता हूं आपको मैं। इस लाइन को बोलते हैं बारी सेंटर। क्या लाइन है ये, बारी सेंटर। इस बारी सेंटर से नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास एक एनर्जी होगी
दैट इज -0.4 डेल नॉट, और जो ऊपर जाएंगे दैट इज 0.6 डेल नॉट। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इस बाहरी सेंटर से नीचे रह गए उसकी एनर्जी होगी -0.4 डेल नॉट, और जो ऊपर चले गए वो +0.6 डेल नॉट। डेल नॉट क्या है, बाकी चीजें क्या है अभी क्लियर करता हूँ, उससे पहले मैं एक चीज सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। डी ऑर्बिटल की, डी सबशेल की 5 शेप बनती हैं। ये पहला है DXY, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दिया होता है। दूसरा है DYZ, DYZ का नाम दे दिया इसको। ये हो गया आपका DZX, ये आपका Z और X एक्सिस के बीच में है। ये तीन तो ये हो गए। दो जो होते हैं ये एक्सिस के ऊपर ही होते हैं, जैसे कि ये है आपका DX2Y2, और एक है आपका ये, इसको बोलते हैं DZ2। ये है DX2Y2 और ये क्या है DZ2। ये DZX, ये DYZ और ये DXY। अब इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों, हम ये मान के चल रहे थे ये पांचों के पांचों, ये पांचों DXY है पहला वाला, DYZ, DZX, DX2Y2, DG2, इन सब की एनर्जी बराबर बराबर है, इक्वल एनर्जी, ठीक है। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मगर एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता। असल में ऐसा हो नहीं पाता, कारण क्या है, अगर तो लिगेंड सिमेट्रिकल है। कैसा लिगेंड है, सिमेट्रिकल। व्हाट इज सिमेट्रिकल लिगेंड, जो हर जगह से इक्वल 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 बराबर एनर्जी से कंबाइन कर रहा होता है, वो तो कहलाता है आपका सिमेट्रिकल लिगेंड। सिमेट्रिकल, ठीक है। जो सिमेट्रिकल लिगेंड होता है वो तो हर जगह से इक्वल रिपल्शन ऑफर कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर जगह से इक्वल रिपल्शन ऑफर कर रहा होगा। और अगर इक्वल रिपल्शन ऑफर कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या, इक्वल रिपल्शन अगर ये ऑफर कर रहा है तो बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। इसकी शेप पर, इसकी एनर्जी पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा, कारण समझ ही रहे हो, क्योंकि रिपल्शन क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, ठीक है। अगर रिपल्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है तो शेप पर भी कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि अगर तो लिगेंड सिमेट्रिकल है, अगर लिगेंड जो है एक जैसा है, तो शेप में कोई बदलाव नहीं आता, वो डीजनरेट के डीजनरेट रहते। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, जब आपका जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो सिमेट्रिकल नहीं है। लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो क्या नहीं है, वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल है। कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल मान लो ये लिगेंड ऐसा है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड, एक मैंने एरो की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ये लिगेंड है, ठीक है। और ये अप्रोच कर रहा है एक तरफ से। अब जब ये एक तरफ से अप्रोच कर रहा है तो बेसिकली लिगेंड है क्या, लिगेंड होता क्या है, लिगेंड होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये सामने मेटल के पास आ रहा है, और मेटल के पास भी कहीं ना कहीं उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को देखा देखी क्या करेगा, रिपल्शन तो करेगा। तो अगर रिपल्शन की बात आ रही है तो अब नोटिस कीजिए कि रिपल्शन होने वाली है, लेकिन रिपल्शन एक ही तरफ से आ रही है, सब जगह से नहीं आ रही। तो कौन कौन ऐसे शेप्स हैं जो इस आने वाली रिपल्शन से अपने आप को बचा सकती है। जैसे देखिए पहले इसकी बात करते हैं, अगर मैंने यहां से अटैक किया तो बताइए क्या ये लिगेंड अपने आप को, क्या ये शेप अपने आप को दाएं बाएं कर सकती है इस रिपल्शन से बचने के लिए, आंसर है हाँ। ये लोब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये लोब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये लोब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस पर फिक्स नहीं है, ये एक्सिस के बीचों बीच है। तो आने वाले लिगेंड की रिपल्शन से बचने के लिए इनके पास तरीका
मौजूद है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। ये अपने आप को दाएं बाएं शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं? नहीं प्लीज रेज योर हैंड अगर ये बात समझ आ गई तो। ठीक है, गुड। अगर ये अपने आप को दाएं बाएं कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनकी एनर्जी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, इनके पास उतनी एनर्जी, इतनी पहले एनर्जी थी। अब यही कहानी आप जरा इसके साथ लगाइएगा कि अब आपका लिगेंड यहां अप्रोच कर रहा है, इस पर्टिकुलर लोब पे उसने अप्रोच किया, तो इस लोब के बाद ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसकी रिपल्शन से बचने का। कारण क्या है? ये जो लोब है ये आपका एक्सिस पर फिक्स्ड है, ये एक्सिस के अलोंग होता है ना, ये एक्सिस पर फिक्स्ड है। और अगर ये एक्सिस पर फिक्स्ड है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के, और वो क्या क्या करेगा? ये उस आने वाले लिगेंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? आने वाले लिगेंड की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, और ये वही कर रहा है, आप देखिएगा। अब ये धीरे धीरे उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, और एब्जॉर्ब करता है तो एक ही तरीका है एब्जॉर्प्शन का शो करने का, ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं पतला हो गया, कहें तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई सेंटर के रेस्पेक्ट में। और ये जो एनर्जी जो लेंथ बढ़ी है ये क्या शो कर रही है कि इसके अंदर अब एनर्जी भी क्या हो गई, पहले से ज्यादा इसके अंदर एनर्जी आ गई है। एनर्जी भी क्या हो गई है इसकी? इट इज हाई एनर्जी फॉर्म नाउ, हाई एनर्जी। सेम गोज विद दिस, इसके पास भी अगर अप्रोच करेगा तो इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कहीं और भागने का। ये भी अपनी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किए कैसे शो करेगा? ये अपनी बॉन्ड लेंथ को बेसिकली देखा जाए तो अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन रहेगा सेंटर के रेस्पेक्ट में। तो इसकी भी एनर्जी कैसी हो गई भाई? हाई एनर्जी हो गई। तो अभी जो मैं बात कह रहा था स्टार्टिंग में कि dxy की एनर्जी dyz के बराबर और dzx के बराबर, और उसकी एनर्जी dx2y2 के बराबर, और उसकी एनर्जी dc2 के बराबर होती थी, जिसकी वजह से ये डी जनरेट था। तो आप मुझे बताओ लिगेंड के अप्रोच करने पे क्या डी जनरेसी मेंटेन रही? क्या ये अभी भी डी जनरेट रहे बच्चों? जल्दी बोलो। क्या इनकी नो सर। अब इनकी डी जनरेसी खत्म हो गई है। अब ये दो हिस्सों में टूट गए हैं, और दो हिस्से आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। कौन कौन से? नीचे वाले हो गए dxy, dyz, dzx, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, और ऊपर वाले हो गए आपके dx2 y2 और dz2, इनकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे दो हिस्सों की वजह से इसे बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्टाहेड्रल फील्ड की। कौन सा फील्ड है ये? ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग हमारे सिलेबस में आती है। ये कहानी समझ आ गई सही बच्चों को? जल्दी बोलिए एक बार। पूरी स्प्लिटिंग क्लियर हो गई? यस सर। ओके, अब जरा आगे की बात समझिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसी को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लिगेंड्स जो होते हैं ये मेटल आयंस होते हैं, जो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके मेटल और लिगेंड के बीच, मतलब लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में क्या हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मानता था कोवलेंट बॉन्ड, ये मानता है आयनिक बॉन्ड। इसके अंदर लिगेंड के आने से डी ऑर्बिटल आपका क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। और स्प्लिट हुआ वो डिपेंड करता है स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है, आप जानते ही हो। अब इसने क्लियर किया था कंसेप्ट ऑफ वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। किसने क्लियर नहीं किया था कंसेप्ट ऑफ वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड? वीबीटी ने क्लियर नहीं किया था। जबकि सीएफटी ने वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कंसेप्ट हमें क्लियर कर दिया था। ओके, बात समझ आ रही है? वो कैसे किया था बताऊंगा अभी आपको। अभी के लिए अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। ये इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड किस पे करता है? पहली चीज नेचर ऑफ लिगेंड पे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दूसरा मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियस सी बात है सेंटर मेटल के पास इतनी कैपेसिटी है भी या नहीं कि आने वाले लिगेंड की जितने लिगेंड्स आ रहे हैं उनको जगह दे सके। और तीसरा ग्रुप पोजीशन, मतलब जो लिगेंड्स आ रहा है, जो लिगेंड आ रहा है सेंट्रल मेटल जो है, इसके पास ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कराएगा? इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा, इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगा, इसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देगा। ये सारी चीजें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ने डिफाइन करी। अब जैसे बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लिगेंड की, तो नेचर ऑफ लिगेंड मैंने बताया आपको, नेचर ऑफ लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर ऑफ लिगेंड डिसाइड करता है कि स्प्लिटिंग किस एक्सटेंट से होगी। क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है या ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है?
क्योंकि अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ, ये बात याद रखना आप लोग सभी, अगर लिगेंड आपका स्ट्रांग हुआ तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और लिगेंड आपका वीक हुआ तो कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उस केस में वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। स्ट्रांग वाला पेयरिंग करा सकता है, वीक वाला पेयरिंग नहीं करा सकता। बस इस बात को हमने पक्के से याद कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि किस तरीके से लिगेंड के आने से जो आपका पूरा का पूरा सबशेल था, डी सबशेल, वो दो हिस्सों में टूट गया। एक को हमने कह दिया Eg, एक को हमने कह दिया T2G, और Eg हो गया हाई एनर्जी स्टेट और T2G हो गया हमारा लो एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब ये हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब समझ लो क्या होता है। हाई स्पिन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाई स्पिन क्या होते हैं, हाई स्पिन नाम का मतलब ही समझ लेना, हाई स्पिन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, और लो स्पिन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होने से जो नंबर ऑफ पेयरिंग होगी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली वो कम होंगे। इसका मतलब क्या है, जो लिगेंड था उसका नेचर कैसा था हमारा, वो नेचर उसका वीक था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग जितनी ज्यादा होगी उतने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। एम आई क्लियर? जितने आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही अनपेयर्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और पेयर्ड होना या ना होना डिपेंड किस पे करता है, जल्दी बोलो, पेयर्ड होना या ना होना किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड पे। समझ आ रही है बात सभी को? हाँ या ना, जल्दी बोलो। ओके सर। ठीक है, अब इसी चीज को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपने एग्जांपल्स के साथ। अभी देखो, जो बात मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस जितने भी लिगेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन स्ट्रांग है कौन वीक है हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी लिगेंड स्ट्रांग या वीक डिपेंड करता है उसकी पेयरिंग एनर्जी के बेसिस पे। वो कितना पेयर करा पाएगा ये डिसाइड करता है कि लिगेंड स्ट्रांग है या लिगेंड वीक है, और कितना वो फील्ड को स्प्लिट कर पाएगा वो डिसाइड करता है कि लिगेंड स्ट्रांग है या लिगेंड वीक है। क्या मतलब, जितने भी आपके स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एरो दिखा रखी है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NO2 माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, EN हमारा लिगेंड तो ठीक है मगर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और पीछे आते आते I माइनस, CL माइनस, F माइनस, ये सारे के सारे आपके वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, ठीक है। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, डेल्टा मतलब होती है बच्चों स्प्लिटिंग। डेल्टा क्या होती है? स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जो वीक लिगेंड है वो स्प्लिटिंग कम कर पाएगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो ज्यादा स्प्लिटिंग कर पाएगा, ठीक है। याद रहेगा ये पॉइंट्स आप लोगों को, क्या कहा मैंने? जितने सर एक बार रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने वीक लिगेंड्स हैं उनके द्वारा की गई स्प्लिटिंग कम होगी, जितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं उनके द्वारा की गई स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग को हम लोग डेल्टा कहते हैं, ओके। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली एक अरेंजमेंट है किसकी? लिगेंड्स की। किसके बेसिस पे? उनकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे। जो ज्यादा स्प्लिट कर देगा वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड, जो कम स्प्लिट कर पा रहा है वो वीकर लिगेंड। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब इस मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल से ये पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला डायग्राम ने बताई दिया आपको, ये स्प्लिटिंग का डायग्राम है। ये दो हिस्से हो गए इसके। टेट्राहेड्रल हमारे में उल्टा कर देता है, टेट्राहेड्रल में नीचे आता है Eg और ऊपर आता है T2G। खैर हमारे सिलेबस में नहीं है वो, ऑक्टाहेड्रल की हम बात करेंगे। कुछ एग्जांपल से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, उससे बहुत अच्छा समझ आएगा आप लोगों को। ये एनर्जी निकालनी, एक ही एग्जांपल से पूरा क्लियर कर देता हूँ। चलो तो पूरा एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं K4MnCN6, ठीक है। K4MnCN6
आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत एक एग्जांपल सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा आपके पास है K4MnCN6, सही है। अब यहां से K4 चला गया तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, MnCN6 का 4 ठीक है। अब MnCN6 4 में सेंट्रल एटम कौन है, Mn। इसका एटॉमिक नंबर आप जानते ही हैं, मनफी कोनी 25। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5। अब Mn ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने, ये कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो कैसे निकालते हैं, x + 6 × -1 = -4, यानी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमने क्या किया, Mn को यहाँ पे +2 शो करना है, तो Mn ने क्या किया, आर्गन तो वैसे का वैसे ही रखा, किसमें से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में से, आउटर मोस्ट 4s है। तो ये हो गया आपका 4s0 और ये बन गया आपका 3d5, 4s0 3d5, सही है। Mn हो गया 4s0 3d5। इस Mn के बाद तुरंत आप इसका ग्राउंड स्टेट और लिखेंगे इसका एक्साइटेड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में पहले आप 3d ड्रॉ करो, फिर आप S ड्रॉ करो, फिर आप P ड्रॉ करो और फिर आप D ड्रॉ करो। ऐसे एक्साइटेड स्टेट में पहले D, फिर S, फिर P, फिर D। This is D, this is S, this is P, this is D। ओके, आप देखें जरा D में कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, सही है। D में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो CN है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करता है। तो ये जो सिंगल सिंगल थे इसको उसने क्या कर दिया, पेयर कर दिया। अब आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास पहला CN यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा CN यहाँ, तीसरा CN यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। आपने क्या क्या इस्तेमाल किए, 2 D, 1 S और 3 P। बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। एम आई क्लियर टू ऑल, D2sp3 समझ आया, हाँ या ना? यस सर। सबको आ गया D2sp3? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से बच्चों प्लीज रेज योर हैंड। गुड गुड, D2sp3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ गई। अब आपसे किसी ने पूछा कि भैया इसकी शेप बताइए, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए, बता पाएंगे क्या? हाँ, बहुत आसानी से बता देंगे। क्यों? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है μ = √n × n+2। हाँ या ना? √n n+2 कर दोगे नहीं? अब n यहाँ पे क्या होते हैं, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज n? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं क्या करूंगा, म्यू की वैल्यू μ = √n is 1 1 × 1 + 2 that is equals to √3 बोर मैग्नेटॉन। ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? आंसर है ये पैरा, क्योंकि एक कैसा रह गया, अनपेयर्ड रह गया, तो ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक। इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब आपसे इसने पूछ लिया, अब आपसे इसने पूछ लिया बताइए इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी निकाल दिखाइए। अब एनर्जी निकालना आसान है, टफ नहीं है, एक बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। एनर्जी निकालने के लिए आप 2 हिस्सों में इसको पहले डिवाइड करिए, जो आपने किया हुआ। ये हो गया T2g और ये हो गया Eg। ये आपकी बारी लाइन है, ठीक है। अब आपको ये देखना एनर्जी निकालते हुए कि हर एक जो भी नीचे रह गया उसकी एनर्जी -0.4 डेल नॉट है, और जो भी ऊपर आ गया उसकी एनर्जी +0.6 डेल नॉट, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि
नीचे कौन रहेगा और ऊपर कौन रहेगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है आपका नेचर ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अब मुझे भरने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 थे ना, D5 है मेरे पास, आउटर मोस्ट में D5 है, मुझे 5 भरने हैं। तो पहला यहाँ आएगा बिना कुछ कहे, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा। चौथे को ऊपर जाना चाहिए था, मगर चौथा ऊपर नहीं जा पाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहले नीचे पेयरिंग कराएगा और नीचे पेयरिंग कराने के बाद वो आगे ऊपर जाना अलाउ करेगा। तो अब आप मुझे बताइए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ है? आंसर है 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नीचे की तरफ है। तो इससे बनने वाली एनर्जी क्या बनी? जो एनर्जी निकल के आ गई, डेल नॉट निकल के आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस 0.4, दैट इज माइनस 2.0 डेल नॉट। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आ गई सर। आ गई सभी को समझ? हाँ या ना? अब सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो मुझे आप करके दिखाएंगे, सेम स्टोरी है, सेम फॉर्मूला आप निकाल के दिखाइए। बस इस केस में आप ये मान लीजिए कि अब जो लिगेंड है ना CN, मैं ये कह रहा हूं आपके लिए, मैं बोल रहा हूं कि CN यहाँ पे अब वीक लिगेंड है। CN क्या है? वीक लिगेंड। तो आपको मैंने 2 मिनट दिए ये पूरी कहानी लिखने के लिए, क्या इसकी शेप होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जल्दी निकालिए सभी फटाफट, 1 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ कुछ ही चेंज होना था, और वो चेंज कैसे होना था कि अब ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि CN वीक लिगेंड, तो CN वीक लिगेंड हो गया तो बहुत सारी चीजें बदल गई ऑटोमेटिकली। क्या बदल गई आप ये देखिएगा। मुझे लग रहा है सब बच्चों को समझ आ गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने कहा हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो लिगेंड था कैसा? वो वीक लिगेंड था। तो ऑब्वियस सी बात है अब लिगेंड को जगह नहीं मिल रही कोई भी, तो लिगेंड कहाँ कहाँ जगह ले रहा है? जहां उसको जगह मिल रही है। तो ये D वाला खत्म हो गया हिस्सा यहाँ से। पहले कहाँ मिली जगह उसको? S। फिर कहाँ जगह ली उसने? 3P में। फिर उसने कहाँ जगह ली? 2D में। तो अब की फर्क क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3d2। बताओ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? सर आउटर। बहुत बढ़िया, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और आउटर क्यों है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें D बाद में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके अंदर जो म्यू आएगी वैल्यू, म्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि म्यू कितना हो गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस बार मेरे पास? 5। रूट 35 5 प्लस 2 रूट 35 है ना। और रूट 35 वही लगभग कितना 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 6 का 36 होता है ना हमारा। तो 5.9 के करीब क्या आ जाएगा हमारा बोर मैग्नेटॉन। म्यू की वैल्यू आ गई। अब इसकी एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी निकालने में डिफरेंस आप समझ गए होंगे, क्या डिफरेंस आने वाला है? अब यहाँ पे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे थे वो कहाँ जाएगा? बोलिए। सर एनर्जी 0 आ रही थी। 0 आ रही थी? कैसे आ रही थी मुझे एक बार जरा। सर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भर दिया हमने EG में। बहुत बढ़िया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस 0.6 बार, इंटू 2। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हो, डेल नॉट निकालते हो, क्या लिखोगे आप लिखोगे 3 इंटू माइनस 0.4। पहला तो ये हो गया, और प्लस में 2 इंटू 0.6। तो ये कितना हो गया हमारा सॉल्व करने पे? ये सॉल्व करने में ऊपर तो हो गया -1.2, आपने लिख दिया -1.2। और ये कितना हो गया? +1.2। तो आंसर कितना आ रहा है? कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई बच्चों? जल्दी बता दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आ गई सर। ये क्वेश्चंस कर लोगे अगर आ गए एग्जाम यस के सर। अंदर। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है कि बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, और ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक।